हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। फेलूदा सीरीज़ की अगली कहानी द मिस्ट्री ऑफ द वॉकिंग डेड। तुमने एक बार मुझे नहीं कहा था कि तुम्हें गोसाईपुर में कोई जानता है? फेलूदा ने लालमोहन बाबू से पूछा। हम थ्री मस्केटियर्स अभी अभी विक्टोरिया मेमोरियल घूमकर नदी की तरफ पैदल आ रहे थे। अब हम प्रिंसिप घाट के पास गुंबदों के नीचे बैठे थे, ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे और दाल मट खा रहे थे। समय लगभग 5 बजे शाम का था। हाँ, लालमोहन बाबू ने जवाब दिया। तुलसी बाबू, तुलसी चरण दास गुप्ता, वे मेरे स्कूल में गणित और भूगोल पढ़ाते थे। अब वे रिटायर हो गए हैं और गोसाईपुर में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कई बार मिलने का कहा है। उन्हें मेरी किताबें बहुत पसंद है। दरअसल वे खुद बच्चों के लिए लिखते हैं। उनकी कुछ कहानियाँ संदेश में प्रकाशित हुई थी। लेकिन अचानक तुम्हें गोसाईपुर में रुचि क्यों हुई? वहाँ से जीवनलाल मलिक ने मुझे पत्र लिखा है। उनके पिता का नाम श्यामलाल मलिक है। मुझे लगता है कि मलिक कभी गोसाईपुर के ज़मींदार थे। जीवनलाल मलिक ने क्या लिखा? उन्हें अपने पिता की चिंता है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें मारने की साजिश कर रहा है। अगर मैं जाकर इस मामले में कुछ मदद कर सकूं तो वो बहुत आभारी होंगे और मुझे मेरी फ़ीस देंगे। मुझे याद आया कि ये पत्र आज सुबह ही आया था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना था। अब मुझे याद आया कि फेलूदा पत्र पढ़कर शांतिपूर्वक सोचते हुए धूम्रपान कर रहे थे। हम सभी क्यों न चले? लालमोहन बाबू बहुत उत्साहित लग रहे थे। देखो, अभी हम दोनों फ्री है ना? और वैसे भी इतनी यात्रा के बाद मुझे लगता है कि एक छोटे गांव की सैर मज़ेदार होगी। सच कहूँ तो मैं भी जाने का सोच रहा था। मलिक साहब ने कहा कि मैं उनके घर नहीं रह सकता, कुछ समस्या है। शायद उन्होंने अपने रिश्तेदार से बात की जो 3 मील दूर रहते हैं। मैं उनके यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन हर दिन रिक्शा से जाना पड़ेगा। मुझे लगा कि कहीं पास में ही रहना आसान होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे मित्र के बारे में सोचा। मेरा मित्र बहुत खुश होगा, खासकर अगर उसे पता चले कि तुम मेरे साथ जा रहे हो। वो तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक है। अगले दिन लालमोहन बाबू ने अपने मित्र को पत्र लिखा और फेलूदा ने जीवनलाल का जवाब दिया। तुलसी बाबू इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत पत्र लिखा, जिसमें कहा कि गोसाईपुर साहित्यिक सभा लालमोहन बाबू और फेलूदा के लिए संयुक्त स्वागत समारोह देना चाहती है। लालमोहन बाबू इस विचार से बहुत खुश हुए, लेकिन फेलूदा ने स्पष्ट मना कर दिया। कृपया मुझे स्वागत समारोह से बाहर रखें, उन्होंने दृढ़ता से कहा। कोई भी ये न जाने कि मैं वास्तव में कौन हूँ और गोसाईपुर क्यों आ रहा हूँ। कृपया अपने मित्र से कहो कि ये किसी को न बताए। थोड़ी अनिच्छा से लालमोहन बाबू संदेश पहुँचा दिए, ये जोड़ते हुए कि उन्हें स्वागत समारोह की कोई आपत्ति नहीं है। इस घटना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नीली कढ़ाई वाला कुर्ता भी पैक किया। हमें पहले कटवा जंक्शन तक ट्रेन लेनी पड़ी और फिर गोसाईपुर पहुंचने के लिए बस लेनी पड़ी, जो कटवा से 7 मील दूर थी। तुलसी बाबू बस स्टॉप के पास एक किराने की दुकान पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनका घर बस 10 मिनट की दूरी पर था। रास्ते में मैंने बस से एक पालकी देखी। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अभी भी पालकियाँ इस्तेमाल होती है। फेलूदा और लालमोहन बाबू भी उतने ही चकित थे। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोग किस सदी में जी रहे हैं। लालमोहन बाबू ने आश्चर्य व्यक्त किया। उम्मीद है गोसाईपुर में बिजली होगी। मुझे नहीं पता था कि ये इलाका इतना दूर दराज है। बस का कंडक्टर जानता था कि हमें कहाँ उतरना है। वह बस को किराने की दुकान से पहले रोककर जोर से बोला, गोसाईपुर, गोसाईपुर। हमने धन्यवाद कहा और जल्दी से उतर गए। हमारा स्वागत करने आए बुजुर्ग सज्जन पर पूर्व शिक्षक का असर साफ दिखाई दे रहा था। उनके हाथ में एक पुराना फटा पुराना काला छाता था, पैरों में भूरे कैनवस जूते, नाक पर चश्मा और बाह के नीचे नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन की बहुत पुरानी कॉपी। उन्होंने कुर्ता और छोटी धोती पहन रखा था। फेलूदा से परिचय कराने पर उन्होंने आँख मारी और कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा। मतलब मैंने किसी को आपके बारे में नहीं बताया। आप केवल एक पर्यटक हैं। आप कई साल कनाडा में रहे। अब आप एक भारतीय गांव देखना चाहते हैं। मैंने ऐसा इसलिए सोचा कि आपको सवाल पूछने पड़ सकते हैं।
या कुछ जगहें देखनी पड़ सकती है। एक पर्यटक अपनी जिज्ञासा और अनजान होने का दावा कर सकता है। कोई आपकी बातों या आपके जाने से नाराज़ नहीं होगा। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपके पास कनाडा पर किताबें भी होगी जिन्हें मैं पढ़ सकूं। फेलुदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी चिंता मत करो, तुलसी बाबू ने हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने जटायु की तरफ देखा। तुम्हारे लिए मेरे दोस्त, मैंने शुक्रवार को एक छोटा कार्यक्रम रखा है। ये एक अनौपचारिक छोटा सा आयोजन होगा, कुछ गीत और नृत्य। फिर तुम्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और भाषण होंगे। बैरिस्टर सुरेश चकलादार इसकी अध्यक्षता करेंगे। सर्टिफिकेट एक छोटे लड़के द्वारा लिखा जा रहा है, लेकिन इसके शब्द मेरे हैं। हाँ हाँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। लालमोहन बाबू विनम्र बनने की कोशिश करने लगे। हम करना चाहते थे। हर दिन कोई सेलिब्रिटी हमारे पास आने की कृपा नहीं करता। रास्ते में हमने एक पालकी देखी, फेलुदा ने कहा। क्या यहाँ अभी भी इसे परिवहन के लिए इस्तेमाल करते हैं? तुलसी बाबू ने अपने छाते से एक छोटे बछड़े को हटाया। फिर उन्होंने फेलुदा की तरफ देखकर कहा, हाँ, अगर आप चाहो तो पालकी यहाँ मिल जाएगी, लेकिन यही नहीं, हम पुराने ज़माने की हर चीज़ उपलब्ध कराते हैं। क्या आपको यूनिफॉर्म में रखवाले चाहिए जिनके हाथों में भाला और ढाल हो? वे भी मिलेंगे। हुक्का तैयार करने वाला आदमी चाहिए? यहाँ मिलेगा। पंखा खींचने वाला, तेल के दीपक, हाँ वो भी यहाँ है। लेकिन आपके पास बिजली भी तो है ना? हाँ, हर घर में बिजली है, सिवाय उस घर के जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मतलब? उस घर का जहाँ मिस्टर मलिक रहते हैं। हम सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। श्यामलाल मलिक? फेलुदा ने पूछा। हाँ साहब, गोसाईपुर में और कोई मलिक नहीं है। ये पहले स्थानीय ज़मींदार थे। श्यामलाल के पिता दुर्लभ सिंह बहुत क्रूर व्यक्ति थे। लोग उनसे डरते थे। श्यामलाल खुद ज़मींदारी ज़्यादा समय तक नहीं कर सके, क्योंकि तब सरकार ने ज़मींदारी प्रणाली के कानून बदल दिए थे। फिर वो कोलकाता गए, वहाँ एक प्लास्टिक फैक्ट्री बनाई और खूब पैसा कमाया। लेकिन एक दिन वो अंधेरे में घर आए और लाइट जलाने की कोशिश की। उन्हें नहीं पता था कि स्विच बोर्ड में ढीली तार थी। वो लगभग बिजली की चपेट में आ गए। कुछ हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय बेटे को दे दिया। गोसाईपुर लौट आए और अपने घर की बिजली कनेक्शन हटा दी। अगर उन्होंने बस इतना किया होता तो ठीक था, लेकिन उन्होंने सब कुछ आधुनिक या पश्चिमी चीज़ें हटाने का फैसला किया। उन्होंने सिगार छोड़ दी और हुक्के पर लौट आए। फाउंटेन पेन छोड़ दी, टूथब्रश की जगह नीम की टहनी का इस्तेमाल किया। उनके घर की सभी अंग्रेज़ी किताबें फेंक दी, सभी दवाइयाँ भी। अब वे केवल आयुर्वेदिक चीज़ों पर निर्भर है। इससे केवल स्थानीय आयुर्वेदिक डॉक्टर तारक कविराज को फ़ायदा हुआ। और हाँ, श्यामलाल की कार भी बेच दी गई। अब वह पालकी का इस्तेमाल करते हैं। उनके घर में एक पुरानी पालकी थी जिसे उन्होंने मरम्मत कराकर पेंट करवा लिया। इसके लिए उन्होंने 4 पालकी वाले रखे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने शुरू की है। आप खुद सब देखेंगे, मुझे यकीन है। हाँ, शायद मैं देखूँगा। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि उनके बेटे ने मुझे बुलाया। मुझे पता है उनके बेटे ने उन्हें मिलने आना है, लेकिन उन्होंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? क्या आप जानते हैं कि कोई श्यामलाल मलिक को मारने की साजिश कर रहा है? क्या आपने कोई अफवाह सुनी है? तुलसी बाबू ये सुनकर हैरान दिखे। अरे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। लेकिन अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये देखने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा कि कौन है। आपका क्या मतलब है? वही आदमी जिसने आपको पत्र लिखा, वह और उसके पिता बिल्कुल नहीं बनती। ध्यान रखो, मैं जीवनलाल को दोष नहीं देता। ऐसे पिता के साथ रहना आसान नहीं होता जिनके अजीब और अटपटे विचार हो। आखिरकार जीवनलाल को उसी घर में रहना पड़ता है जब वह आता है। ये किसी को भी पागल कर सकता है। हम तुलसी बाबू के घर लगभग 4 बजे पहुँचे। उनकी पत्नी कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। उनके बेटे कोलकाता में काम करते थे। उनकी केवल एक बेटी थी जो शादीशुदा थी और अजीमगंज में रहती थी। तुलसी बाबू यहाँ अकेले रहते थे, एक नौकर गंगा के साथ। ऐसी जगह में, उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, कोई अकेला रह सकता है लेकिन अकेलापन महसूस नहीं होता।
पड़ोसी और गांव के अन्य दोस्त हमेशा आते जाते रहते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम पहुंचते ही गंगा को चाय बनाने के लिए कहा गया। फेलुदा ने अच्छी गुणवत्ता वाली चाय लाई थी। यही एक चीज़ थी जिस पर वह सच में नखरे करते थे। कुछ मिनट बाद गंगा ने हमें सामने की बरामदे पर चाय दी, साथ में पोहा और नारियल, जो ग्रामीण बंगाल में शाम का सामान्य नाश्ता है। नीचे की मंजिल पर 2 बेडरूम थे, जिनमें से एक तुलसी बाबू का था। हमें पहली मंजिल पर एक बड़ा कमरा दिया गया। इसमें 3 बिस्तर रखे गए थे। इसका एक दरवाज़ा छत पर खुलता था। मैंने जीवन लाल से कहा कि मैं 5:30 पर उनके घर पहुंचूंगा। फेलुदा ने चाय पीते हुए कहा, तो मुझे उनका अंधेरा और गंदा घर ढूंढना होगा। मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा, चिंता मत करो। श्यामलाल का घर यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन उम्मीद है कि आप जल्दी वापस आएंगे। शाम में मेरे कुछ लोग आने वाले हैं। वे लालमोहन बाबू से बात करना चाहते हैं और फिर मैं आपको आत्माराम बाबू से मिलने ले जाऊंगा। आत्माराम बाबू? वो कौन है? कुछ लोग उन्हें ऐसे ही बुलाते हैं। असली नाम मृगांका भट्टाचार्य है। वे मृतकों से बात कर सकते हैं, आत्माओं और भूत प्रेतों को अपने पास बुला सकते हैं। आप जानते हैं, ऐसा ही कुछ। ये हमारे गांव का एक आकर्षण है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें वास्तव में कुछ शक्ति है। मैं इसे पूरी तरह मजाक नहीं समझता। मैं पूछना चाहता था कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, लेकिन पूछ नहीं पाया। तभी हमें फिर से पालकी दिखाई दी। तुलसी बाबू की बरामदा मुख्य सड़क के तरफ खुलता था। पालकी गांव की तरफ जा रही थी। जैसे ही ये पास आई, तुलसी बाबू ने कहा, अरे लगता है जीवनलाल उसमें है। एक आदमी खिड़की से झांक रहा था। पालकी वाले उसे उसी तरह उठा रहे थे जैसे किताबों में पढ़ते हैं, और अजीब तरह की लयबद्ध आवाज़ हो रही थी। जैसे ही पालकी नीचे रखी गई, आवाज़ रुक गई। अंदर का आदमी मुश्किल से बाहर निकला। पैंट और शर्ट पहने वो बाहर आते हुए बहुत अजीब लग रहे थे। श्री मितेर, उन्होंने मुस्कुराते हुए फेलुदा की तरफ देखा। हाँ, मैं जीवनलाल मलिक हूँ। नमस्कार। ये मेरा मित्र लालमोहन गांगुली है और वह मेरा चचेरा भाई तपेश। आप तुलसी बाबू को जानते हैं, है ना? हाँ, नमस्कार। अरे, क्या आप मेरे घर चल सकते हैं? लालमोहन बाबू अपने आगंतुकों का इंतज़ार करने वहीं रुक गए। फेलुदा और मैं जीवनलाल मलिक के साथ चल दिए। वह सड़क छोड़कर बांस के जंगल से होते हुए चलने लगे, शायद छोटा रास्ता लेने के लिए। मुझे स्टेशन जाना पड़ा था फ़ोन करने के लिए, उन्होंने कहा। इसलिए आपको पालकी लेनी पड़ी? जीवनलाल ने फेलुदा की तरफ तिरछी नज़र डाली। क्या तुलसी बाबू ने आपको मेरे पिता के बारे में सब कुछ बताया? हाँ, हमने जाना कि बिजली का झटका उनके लिए कितना खतरनाक था। शुरुआत में हालात इतने बुरे नहीं थे, वो बस बिजली से दूर रहना चाहते थे। ये समझ में आता था, लेकिन अब वो बिल्कुल असंभव हो गए हैं। आप जल्दी ही समझ जाएंगे। क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? हर 2 महीने में एक बार, व्यापार के मामले में बात करने। अर्थात आपके पिता अब भी अपने व्यवसाय में रुचि लेते हैं? ओह नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। मैं उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने की कोशिश करता रहता हूँ। अब तक कोई सफलता मिली? नहीं, अब तक नहीं। मलिक साहब का घर साफ सुथरा था, लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत पुराना था। ये इतना बड़ा था कि इसे हवेली कहा जा सकता था, भले ही महल न कहा जाए। जैसे ही हम मुख्य द्वार से अंदर गए, मैंने दाईं ओर एक तालाब देखा। घर के पीछे कई पेड़ थे जो बाग का संकेत दे रहे थे। केवल 4 दीवारी कुछ समय से ठीक नहीं की गई थी, कई जगह टूट चुकी थी और दरारों में पौधे उगाए थे। द्वार पर एक चौकीदार खड़ा था, हाथ में ढाल और भाला लिए। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी ऐतिहासिक नाटक का हिस्सा हो। एक पालकी वाला पुरानी पोशाक में दरवाजे पर हमें सलाम करता दिखा, और वह भी काफ़ी अजीब लग रहा था। ये सब गंभीरता से किया जा रहा था और घर के अंदर का माहौल मजाकिया नहीं था, लेकिन दोनों इतने अजीब दिख रहे थे कि मैं हंसने ही वाला था। हमें बैठक कक्ष में ले जाया गया। वहाँ कोई फर्नीचर नहीं था। फर्श पर एक गद्दा बिछा था जो बिल्कुल साफ चादर से ढका हुआ था। हम उस पर बैठ गए। दीवार पर कुछ तस्वीरें थी, हिंदू देवी देवताओं की और रामायण के दृश्य। दीवार पर कुछ किताबों की अलमारियाँ थी, लेकिन उनमें केवल आधा दर्जन बंगाली किताबें थी, बाकी खाली थी। क्या आप पंखा चलाना चाहेंगे?
अगर हाँ तो मैं दशु से कह दूँ कि वह खींच दे, जीवनलाल ने कहा। मैंने पहले इसे नोट नहीं किया था, लेकिन अब देखा कि पंखा दो बड़े फड़फड़े लगे हुए चटाई जैसे लोहे की छड़ी से लटका हुआ था। ये छड़ी छत पर लगे दो हुक से लटकी थी। छड़ी से बंधी रस्सी बाहर बरामदे तक जाती थी, दीवार के ऊपर दरवाजे से होकर। मैंने ऐसे पंखों के बारे में केवल पढ़ा था। नौकर दशु शायद बरामदे पर बैठकर रस्सी खींचता था, जिससे पंखा हिलता और हवा आती थी। लेकिन अक्टूबर की शाम थी, हमें किसी पंखे की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है? जीवनलाल ने कहा और एक अलमारी खोलकर एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा निकाला। इसे खास बनाने वाली बात यह थी कि इसका एक कोना छोटे पत्थर के चारों ओर बंधा हुआ था। फेलुदा ने भौं तानी, फिर कपड़े को हवा में कुछ बार घुमाया। टपेश, 1 मिनट खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। फेलुदा मुझसे कुछ दूरी पर खड़े होकर फिर कपड़े को घुमाते रहे। फिर उन्होंने इसे मेरे ऊपर फेंका, जैसे जाल फेंकते हैं। पत्थर वाला कोना तुरंत मेरे गले में लपट गया। ठगई, मैंने चिल्लाया। फेलुदा ने मुझे ठगई के बारे में बताया था। ये डाकू होते थे जो यात्रियों पर इसी तरह हमला करते थे और फिर उनकी चीज़ें लूट लेते थे। एक तेज़ खींच ही आमतौर पर गले की रस्सी कसने और निर्दोष लोगों को मारने के लिए काफ़ी होती थी। फेलुदा ने सिर हिलाया, कपड़े को हटा लिया और पूछा, ऐसा तुम्हें कहाँ से मिला? किसी ने इसे रात में खुली खिड़की से मेरे पिता के कमरे में फेंक दिया। कब? मेरे यहाँ आने से कुछ दिन पहले। चौकीदार क्या कर रहे थे? चौकीदार? जीवनलाल हंसे। उन्हें अपने मालिक को खुश करने के लिए पोशाक पहनना पसंद है, बस इतना ही। वे बहुत आलसी है। इसके अलावा वे जानते हैं कि उनके मालिक उम्र दराज हो गए हैं और कोई उन्हें नियंत्रित नहीं करता। और यहाँ कौन रहता है? मेरी दादी। उन्हें ये पुराना तरीका बहुत पसंद है। फिर भूलनाथ बाबू है, वे एक तरह के मैनेजर है। असल में वो मेरे पिता के लिए सब कुछ संभालते हैं, खरीदारी से लेकर सब कुछ। डॉक्टर को बुलाना, पास के शहर जाकर गांव में नहीं मिलने वाली चीज़ें लाना, सब कुछ। इसके अलावा यहाँ सिर्फ एक रसोइया, 2 चौकीदार और एक पालकी वाला रहता है। पालकी के 4 वाहक और पंखा खींचने वाला गांव से आते हैं। भोलानाथ बाबू मूल रूप से कहाँ से है? वो इसी गांव से है। उनके परिवार हमारे किराएदार थे। उनके पूर्वज किसान थे, लेकिन उन्होंने स्कूल जाकर पढ़ाई की और मुझे लगता है कि वे अच्छे छात्र थे। अब उनकी उम्र लगभग 60 साल है। क्या वो आपके दादा है? फेलुदा ने दीवार पर लगे चित्र की ओर इशारा किया। ये एक आदमी का चित्र था जिनकी मूछें प्रभावशाली थी। मैंने इसे अब तक नोट नहीं किया था। वह कुर्सी पर बैठे थे, एक हाथ में चांदी का हैंडल वाला वॉकिंग स्टिक और दूसरा हाथ संगमरमर की मेज़ पर रखा था। उनकी आंखों में ठंडक और कठोरता थी। हाँ, ये दुर्लभ सिंह मलिक है, वही ज़मींदार जिसे सब डरते थे। हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही है। उनमें दया या करुणा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक पालकी वाले ने ट्रे पर 2 गिलास और एक कप रखा और हमारे सामने रखा। फेलुदा ने इसमें गर्म पेय देखा और कहा, क्या इसका मतलब है कि आपके पिता अभी भी चाय पीते हैं? नहीं नहीं, ये कॉफ़ी है और ये मेरा है। मैं हमेशा एक कप और नेस्कैफ़े की डिब्बी लाता हूँ। उन्हें अन्य कप और प्लेटें नहीं मिली, इसलिए आपको गिलास दिए गए। मुझे उम्मीद है कि आपको आपत्ति नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने दक्षिण भारत में कांस्य के गिलास से भी कॉफ़ी पी है। ऊपर से तेज़ टकराने की आवाज़ आई। फेलुदा ने ऊपर देखा। क्या आपके पिता लकड़ी के जूते पहनते हैं? हाँ, जूते पहनने की बजाय ये तो ज़्यादा प्राकृतिक है ना? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बताओ, क्या केवल ये कपड़ा ही आपको लगा कि किसी ने आपके पिता को मारने की साजिश की है या कुछ और भी था? जवाब में जीवनलाल ने बस अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और फेलुदा को दिया। इस पर पेंसिल से बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, आपको आपके पूर्वजों के पापों की सज़ा के लिए मृत्युदंड दिया गया है। मरने के लिए तैयार रहिए। ये 5 अक्टूबर को आया, मेरे यहाँ आने से 1 दिन पहले। इसे कटवा से पोस्ट किया गया था, जो कुछ खास नहीं बताता, क्योंकि गोसाईपुर का कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर पोस्ट कर सकता था। अगर आप बताएं तो पूर्वजों के पाप का क्या मतलब हो सकता है? जैसा मैंने पहले बताया, मिस्टर मितेर,
मेरे दादा अपने किराएदारों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। मुझे नहीं पता कि कौन से अपराध का जिक्र किया गया है। अब पुलिस के पास क्यों नहीं गए? इसके दो कारण थे, जीवनलाल ने कहा। पहला, यहाँ लोग आपको नहीं पहचानेंगे, इसलिए उम्मीद है जिसने भी वो नोट लिखा उसे सतर्क होने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। दूसरा, अगर मैं पुलिस को बुलाता तो मैं ही उनका मुख्य संदिग्ध बन जाता। फेलुदा और मैं दोनों आश्चर्य से उसे देखने लगे। जीवनलाल ने जल्दी से समझाया, सबको पता है कि जब से मेरे पिता ने यह बदलाव अपनाया मैं उनके साथ नहीं बना पाया। मैं अभी भी शहर में रहता हूँ और मुझे कुछ आधुनिक सुविधाओं की बिना रहना असंभव लगता है। मुझे मानना पड़ेगा कि जो मेरे पिता के साथ हुआ वो केवल शारीरिक झटका नहीं था, बल्कि मानसिक पीड़ा भी थी। असल में एक शाम हम दोनों घर लौटे और अंधेरे में अपने बैठक कक्ष में कदम रखा। मेरे पिता स्विच बोर्ड ढूंढ रहे थे और एक तार से झटका लग गया। मैंने तुरंत मेन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन किसी कारण से उन्हें लगा कि मैंने जल्दी काम नहीं किया। ये 5 साल पहले हुआ था। उस घटना के बाद उन्होंने मुझ पर विश्वास करना बंद कर दिया। कभी कभी हमारे बीच ज़ोरदार बहस होती रहती है। एक बार मैंने गुस्से में आकर जलती केरोसिन की लालटेन गद्दे पर फेंक दी, जो आग पकड़ गई और फिर बहुत हंगामा हुआ। ये खबर फैल गई और सबको लगा कि मैं अपने पिता से नफरत करता हूँ, इसीलिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। इसके अलावा मुझे आपकी प्रतिष्ठा और पिछले मामलों में आपकी सफलता के बारे में पता था, इसलिए मुझे लगा कि आप ही सबसे बेहतर व्यक्ति है मदद के लिए। हमने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की। वही पालकी वाला एक तेल का दीपक लेकर आया और एक कोने में रख दिया। क्या आप मेरे पिता से मिलना चाहेंगे? जीवनलाल ने पूछा। हाँ, मुझे मिलना चाहिए। हम उठकर ऊपर की ओर गए। नौकरों ने कुछ दीपक और लालटेन जलाई थी, लेकिन सीढ़ियाँ बिल्कुल रोशनी में नहीं थी। असल में घर का अधिकांश हिस्सा अंधेरे में था। जीवनलाल ने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और कहा, इसे भी छुपा कर लाना पड़ा। वो टॉर्च से नफरत करते हैं। हमने श्यामलाल मलिक को गद्दे पर बैठे देखा। वह हुक्का पकड़े और तकिए के सहारे झुके थे। उनका चेहरा उनके पिता जैसा ही था। अगर उन्होंने मोटी मूछें उगाई हो तो शायद वह दुर्लभ सिंह की तरह सख्त लगते। जब उन्होंने बात की, मुझे लगा कि अगर वह गुस्से में आ जाए और आवाज़ उठाए तो दूर रहना ही ठीक होगा। अब आप जा सकते हैं, उन्होंने अपनी गहरी आवाज़ में कहा। उनके सामने गद्दे के एक कोने पर आयुर्वेदिक डॉक्टर तारक कविराज बैठे थे। उन्होंने उठकर हमारा अभिवादन किया और तुरंत चले गए। डिटेक्टिव से मुझे क्या फ़ायदा? श्यामलाल मलिक ने फेलुदा से मिलने के तुरंत बाद पूछा। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। दुर्लभ सिंह की आत्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरा दुश्मन मेरे अपने घर में है। मेरे पास इसका एक कागज़ भी है। एक मृतक आत्मा सब देख सकती है। कोई भी सच्चाई उससे छुपा नहीं सकता। शहर का डिटेक्टिव मेरे लिए और क्या कर सकता है? जीवनलाल बहुत चकित दिखे। उन्हें स्पष्ट रूप से दुर्लभ सिंह की आत्मा के बारे में पता नहीं था। क्या आप मृंगाका भट्टाचार्य के घर गए? उन्होंने पूछा। नहीं, मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए था? उनके पिता ने भड़ास भरी। वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें बुलाया। मुझे जानना था कि कौन मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे पता है। उन्होंने आपको कब देखा? आप आने से एक दिन पहले। आपने मुझे नहीं बताया? श्यामलाल मलिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धूम्रपान करने लगे। क्या हम देख सकते हैं कि दुर्लभ सिंह ने आपको क्या बताया? फेलुदा ने विनम्रता से पूछा। श्यामलाल मलिक ने धूम्रपान छोड़ दिया और उसे घूर कर देखा। तुम कितने साल के हो? उन्होंने अचानक पूछा। फेलुदा ने जवाब दिया। मैं हैरान हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी निडरता देखकर। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक मृतक की आत्मा द्वारा लिखा गया संदेश समझ सकोगे? क्या यह हर किसी को दिखाने वाली बात है? कृपया मुझे माफ़ करें, फेलुदा ने धीरे से कहा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके मृत पिता ने आपको ये बताया कि आप अपनी मुश्किलों से कैसे निकल सकते हैं? मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। लिखाई देखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बस यही कहा कि एक ही काम करना है, दुश्मन से छुटकारा पाना। कुछ मिनटों तक हम में से कोई कुछ नहीं कह सका। फिर जीवनलाल धीरे से बोले, क्या आप मुझसे यहाँ से जाने को कह रहे हैं? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कब कहा? जीवनलाल हार मानने को तैयार नहीं था। बाबा, उसने कहा,
आप भोलनाथ बाबू पर मुझसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं? क्या आप उनके परिवार का इतिहास भूल गए? दुर्लभ सिंह के आदमी उनके घर में आग लगा चुके थे क्योंकि उनके पिता समय पर किराया नहीं चुका पाए थे। और मूर्ख! श्यामलाल मलिक चिल्लाए। भोलनाथ उस समय केवल एक बच्चा था। क्या तुम कहना चाहते हो कि उसने लगभग 60 साल इंतजार किया अपनी बदला योजना बनाने के लिए? कितना बेतुका! इस पर हमने वहाँ से जाने का निर्णय ले लिया। मैं आपको वापस ले चलूँ? जीवनलाल ने कहा। मुझे नहीं लगता आप अंधेरे में शॉर्टकट संभाल पाएंगे। जब हम घर से बाहर आए उसने जोड़ा, मुझे नहीं पता था कि वह आपको इस तरह अपमानित करेंगे। मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, फेलुदा ने जवाब दिया। एक डिटेक्टिव की पहली चीज़ जो मजबूत होती है वह है मोटी चमड़ी। मैं अपमान और ताने झेलने का आदी हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता है जीवनलाल। तुम्हें यह समझना होगा कि शक तुम्हारी तरफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि वह अनजान खत भोलनाथ की ओर इशारा करता है। लेकिन जब वह कपड़ा और खत आया मैं कोलकाता में था मिस्टर मितेर। तो क्या? मुझे कैसे पता कि तुमने गोसाईपुर में कोई साथी नहीं रखा? यहाँ तक कि आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? जीवनलाल बहुत परेशान लग रहे थे। नहीं, अभी जीवनलाल बाबू मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, न ही किसी की मासूमियत पर अनुमान लगा रहा हूँ। लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। भोलनाथ बाबू किस तरह के आदमी हैं? कुछ समय की चुप्पी के बाद जीवनलाल ने जवाब दिया, बहुत भरोसेमंद और ईमानदार। ये मानना पड़ता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मुझ पर शक किया जाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। फेलुदा ने हाथ उठाया। जीवन बाबू, उन्होंने धीरे से कहा, आप मेरी स्थिति समझे। मुझे पूरी स्थिति को निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से आंकना होगा। आपको धैर्य रखना होगा। न तो आपके पास और न ही मेरे पास कोई विकल्प है। हमें सच जानने तक इंतज़ार करना होगा। मैं बस ये वादा कर सकता हूँ कि जो भी निर्दोष होगा मैं उसकी रक्षा ज़रूर करूँगा। जीवनलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरे में उनके चेहरे से समझ पाना मुश्किल था कि क्या फेलुदा की बातें उन्हें थोड़ी राहत दे रही है। जब हम बांस के जंगल से बाहर आए, फेलुदा ने उनसे कुछ और पूछा। क्या आपके पिता कभी घर के बाहर नंगे पांव चलते हैं? घर के बाहर? कभी नहीं। वो घर के अंदर भी अपने लकड़ी के जूते नहीं उतारते। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगा कि मैंने उनके पैरों पर मिट्टी के निशान देखे। और क्या वो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते? ज़रूर, यहाँ हर कोई मच्छरदानी का इस्तेमाल करता है। करना ही पड़ता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे, गर्दन और बाहों पर मच्छर के काटने के निशान थे। सच में? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। यह अजीब है क्योंकि वो निश्चित रूप से मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। तो शायद मच्छरदानी फट गई है। क्या आप कृपया इसे चेक कर सकते हैं? तुलसी बाबू और लालमोहन बाबू हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बिजली की रोशनी देखकर मुझे बहुत राहत मिली। कल्पना कर सकते हो, लालमोहन बाबू ने कहा, यहाँ इस छोटे से गांव में मुझे इतने लोग मिले जिन्होंने मेरी किताबों का 50% या उससे ज़्यादा पढ़ रखा था। जाहिर है उनमें से कई लोग स्कूल लाइब्रेरी से पढ़ते थे, लेकिन जो किताबें उन्होंने खरीदी थी उन्हें मैंने साइन की हुई थी। बहुत अच्छा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई लालमोहन बाबू। तुलसी बाबू फेलुदा की ओर मुड़े और बोले, चलो हम आत्माराम से मिलने चलते हैं। कल हम बैट काली मंदिर भी देख सकते हैं। बैट काली मंदिर? वो क्या है? एक और स्थानीय आकर्षण। जिस बांस के जंगल से आप अभी आए वहाँ एक पुराना और वीरान काली मंदिर है। ये लगभग 200 साल पुराना है। वहाँ कभी काली की मूर्ति रही होगी, लेकिन अब नहीं है। उसमें दर्जनों चमगादड़ रहते हैं, इसीलिए लोग इसे बैट काली मंदिर कहते हैं। जब ये इस्तेमाल में था तब बहुत गतिविधियाँ होती होगी। समझ गया। वैसे आपका आत्माराम इसी गांव का है? नहीं, लेकिन वह कुछ समय से यहाँ रह रहे हैं। 2 साल पहले उनके विशेष शक्तियाँ सामने आई। इसके अलावा वो ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र भी जानते हैं। कोलकाता से लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते हैं। क्या वो फीस लेते हैं? हाँ, शायद लेते होंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वो गांव वालों से फीस लेते हो। सोमवार और शुक्रवार को सेंस आयोजित करते हैं। आज हम सिर्फ उनसे मिलेंगे। ठीक है, चलो। मैंने देखा कि किसी तरह मृगांका भट्टाचार्य भी फेलुदा की जांच का हिस्सा बन गए थे। हम फिर से घर से निकले।
हालांकि आसपास हर घर में रोशनी थी, बाहर बहुत अंधेरा था। शायद वहाँ कई बड़े पेड़ों की वजह से चांद अभी नहीं निकला था। टिड्डियाँ, उल्लू और जंगली कुत्ते दूर से संगीत करने लगे थे, जिससे मुझे लगा कि ऐसी जगह में श्यामलाल मलिक की पालकी और उनके तेल के दीपक की झिलमिलाती रोशनी वातावरण के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। लालमोहन बाबू ने मेरे कान में धीरे से कहा कि उन्होंने अब तक ऐसा रहस्य और रोमांच से भरा स्थान नहीं देखा। तुम जानते हो तपेश, उन्होंने कहा, मैंने अपने अगले उपन्यास के लिए ग्वाटेमाला को सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसे गोसाईपुर कर दूंगा। सच में? फेलुदा हंसे ये टिप्पणी सुनकर। लेकिन तुमने अभी तक ठगई का फंदा भी नहीं देखा। इससे ज़्यादा रोमांचक क्या हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं फेलू बाबू? फेलुदा ने जल्दी से समझाया। उन्होंने उस अनजान खत का भी जिक्र किया। अगर श्री भट्टाचार्य ने दुर्लभ सिंह की आत्मा को बुलाकर सच बता दिया तो आपको और खोजने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मितेर, तुलसी बाबू ने कहा। श्यामलाल मलिक का दुश्मन उसके घर में ही होगा। इस पर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम श्री भट्टाचार्य के घर पहुंच गए थे। इस घर में भी बिजली का कनेक्शन नहीं था। शायद आत्माओं को यहाँ ज़मीन पर लौटने में आसानी होती थी, जब वे दियों और लालटेन की हल्की रोशनी में आ सकती थी। मृगांका भट्टाचार्य बहुत प्रभावशाली व्यक्ति निकले। उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उनके बाल पतले हो गए थे, लेकिन सफ़ेद नहीं हुए थे। चेहरे के भाव तेज़ थे, त्वचा चिकनी थी, सिर्फ आँखों और मुंह के आसपास थोड़ी झुर्रियाँ थी। वो एक सोफे पर बैठे थे। सामने 3 कुर्सियाँ और 2 बेंचें रखी थी। स्पष्ट था कि उन्हें श्यामलाल मलिक जैसे फर्नीचर से नफरत नहीं थी। करीब 25 साल का एक युवक बेंच पर बैठा था और ज्योतिष पत्रिका पढ़ रहा था। बाद में हमें पता चला कि वह श्री भट्टाचार्य का भतीजा नित्यानंद था। वो अपने चाचा की आत्माओं को बुलाने में मदद करता था। तुलसी बाबू ने जल्दी से श्री भट्टाचार्य के चरण छुए और कहा, ये मेरे कोलकाता के दोस्त हैं। मैं उन्हें यहाँ लाया ताकि वे उस व्यक्ति से मिल सके जिस पर गोसाईपुर को गर्व है। श्री भट्टाचार्य ने हमारी ओर देखा, फिर कुर्सियों की ओर। हम तीनों बैठ गए। तुलसी बाबू खड़े रहे। श्री भट्टाचार्य ने आंखें बंद की, कमर सीधी की और पद्मासन में बैठ गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अचानक आंखें खोली और कहा, 16-3-13। इनमें से किसके इनिशियल्स ये है? हम हैरान रह गए। फेलुदा ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, मेरे है। मेरा पूरा नाम प्रदोष चंद्र मितेर है और आप बिल्कुल सही है। PCM वर्णमाला के 16वें, 3रे और 13वें अक्षर है। मैं काफ़ी चकित हुआ। तुलसी बाबू ने तो हमारे नाम का जिक्र भी नहीं किया था। श्री भट्टाचार्य ने कैसे फेलुदा के इनिशियल्स पता कर लिए? मैंने देखा कि तुलसी बाबू ने उन्हें प्रशंसा भरी नज़र से देखा। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप उसका पेशा भी बता सकते हैं? तभी एक और व्यक्ति, शायद कोई ग्राहक, कमरे में आया। फेलुदा नहीं चाहते थे कि अजनबी के सामने उनका पेशा खुल जाए, इसीलिए उन्होंने जल्दी से कहा, ओह, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुलसी बाबू ने अपनी गलती महसूस की और थोड़े शर्मिंदा हो गए। मैं उन्हें शुक्रवार को वापस ले आऊँगा, उन्होंने विषय बदलते हुए कहा। आज हम सिर्फ आपसे मिलने आए थे। श्री भट्टाचार्य ने फेलुदा की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। आप बस सच जानते हैं, है ना? चिंता मत कीजिए सर, अगर मैं कहूँ तो कोई मेरी बात समझेगा नहीं। हमने उनसे मिलकर विदा ली और जल्दी ही वहाँ से निकल गए। उनकी छठी इंद्रिय बहुत मजबूत है, लालमोहन बाबू ने चलते हुए कहा, और वह पहेलियों में बात कर सकते हैं। अद्भुत। वहीं से कोई व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा था, एक हाथ में लालटेन लेकर। वो चलते हुए झूल रही थी और उसकी परछाई ज़मीन पर फैल रही थी। तुलसी बाबू ने हाथ में टॉर्च उठाई, व्यक्ति के चेहरे पर रोशनी डाली और कहा, भट्टाचार्य से मिलने जा रहे हो? आप उन्हें अब काफ़ी बार मिलने जाने लगे हैं, है ना? व्यक्ति मुस्कुराया, 1 सेकंड रुका, फिर कुछ कहे बिना चला गया। वो भूलनाथ बाबू थे, तुलसी बाबू ने हमें बताया, भट्टाचार्य के नवीनतम भक्त। मुझे लगता है कि भट्टाचार्य एक बार उनके घर गए और किसी आत्मा से बात की। किसकी, ये मैं नहीं बता सकता। उस रात तुलसी बाबू के रसोइये गंगा ने बहुत अच्छा खाना बनाया। खाने में मूंग दाल, 3 तरह की सब्जियां और अंडे की करी थी। खाने के बाद हमारे मेज़बान ने अपने स्कूल शिक्षक के जीवन की कई कहानियां सुनाई। जब हमने उन्हें शुभरात्रि कहा और सोने गए, तब सिर्फ 9:30 बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। हम अपना बिस्तर और मच्छरदानियाँ साथ लाए थे। फेलुदा ने कहा कि वह ओडोमॉस लगाएंगे और मच्छरदानी नहीं लगाएंगे। मैंने देखा था
कि श्री भट्टाचार्य के घर से लौटने के बाद से फेलुदा बहुत चुप हो गए थे। पिछले 2 घंटों में उन्होंने सिर्फ एक बार मुंह खोला था, गंगा के खाने की तारीफ करने के लिए। वो क्या सोच रहे थे? लालमोहन बाबू ने एक लालटेन जलाई और उसे अपने बिस्तर के पास रख दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने स्वागत भाषण पर काम करना है, इसलिए रोशनी चाहिए। वे हमें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बड़ी लाइट नहीं जलाई। मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए फेलुदा से पूछे बिना नींद नहीं आ रही थी। उस आदमी ने आपके इनिशियल्स कैसे बता दिए फेलुदा? और उसे आपका पेशा भी पता था? हाँ, फेलुदा बोले। मैं भी यही सवाल खुद से पूछ रहा हूँ। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है टोप्शे। कभी कभी कुछ लोगों में सचमुच ऐसी असाधारण शक्तियाँ होती है जिन्हें तर्क से समझाया नहीं जा सकता। अगली सुबह हम लंबी सैर पर गए और पूरे गांव को घूमा। स्थानीय क्लब जागरणी किसी नाटक की रिहर्सल कर रहा था। हमें रिहर्सल देखने का न्योता मिला। काफ़ी लोग कनाडा में जीवन के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए फेलुदा ने वहाँ एक छोटी सी बातचीत की। इसके बाद हम गांव के एकमात्र माइम कलाकार से मिले, जिनका नाम बेनी माधव था। उन्होंने शुक्रवार को आने और हमें अपनी कला दिखाने का प्रस्ताव दिया। मैं बिना किसी सहारे के सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ। मैं दिखा सकता हूँ कि तूफान में फंसे आदमी का क्या हाल होता है, और अपने चेहरे के भाव को 6 अलग अलग स्टेप्स में बदल सकता हूँ, दुखी से खुश तक। शाम को तुलसी बाबू हमें अगले गांव के मेले में ले गए। जब हम लौटे और खूब मज़ा किया तो लगभग 6 बजे थे। सूरज ढल चुका था, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था। फेलुदा ने कहा कि वो जीवनलाल मलिक से मिलना चाहते हैं। तुलसी बाबू घर लौट गए और हमारा इंतज़ार करने लगे। जब जीवनलाल के घर पहुँचे, वो अपने घर से ही बाहर निकल आए। मैंने आपको अपने कमरे की खिड़की से आते देखा, उन्होंने बताया। फेलुदा ने पूछा, कोई नई बात हुई? नहीं। क्या मैं आपके बगीचे को देख सकता हूँ? बिल्कुल। बगीचा सच में बगीचा नहीं था। कोई फूलों के बिस्तर या लॉन नहीं था। ये बस एक बड़ा खुला मैदान था जिसमें कई ऊंचे पेड़ थे। फेलुदा इसे ध्यान से देखने लगे। मुझे नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। मैंने देखा कि वो एक जगह रुककर कुछ मिनटों तक ज़मीन को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पहली मंजिल की बालकनी से आवाज़ आई, कौन है वहाँ? तुम पेड़ों के बीच क्या कर रहे हो? ये जीवनलाल की दादी थी। ठीक है दादी, जीवनलाल ने जवाब दिया, सिर्फ मैं और मेरे दोस्त हैं। ओह, मुझे बार बार लोग बगीचे में घूमते दिखाई देते हैं। भगवान जाने वे क्या करते हैं। क्या वो ठीक देख पाती है? फेलुदा ने पूछा। नहीं, ज़्यादा नहीं, और आवाज़ भी तभी सुन पाती है जब कोई ज़ोर से बोले। मुझे नहीं लगता कि कोई बगीचे की देखभाल करता है। नहीं, सच में नहीं। भूलनाथ बाबू जो करते हैं उसको करते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। रात में गार्ड इसकी निगरानी करते हैं क्या? रात में? आप मजाक कर रहे हैं? यहाँ कोई गार्ड अपनी ड्यूटी करने के लिए जागता ही नहीं। मुख्य दरवाज़ा तो बंद रहता होगा। हाँ, वो भोलनाथ बाबू का काम है, लेकिन जब मैं यहाँ होता हूँ तो मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ और चाबी अपने पास रखता हूँ। मैं अभी तक भोलनाथ बाबू से नहीं मिला। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? जीवनलाल ने अपने एक बेयरर से कहा कि भोलनाथ बाबू को बुलाए और हमें नींबू पानी लेकर आए। हम तालाब के पास बाहर बैठे थे। हाल ही में हुए मानसून की बारिश ने तालाब को पूरी तरह भर दिया था। अब ये शालुक के फूलों से ढक गया था। कुछ ही मिनटों में भोलनाथ बाबू आ गए। उन्होंने धोती और शर्ट पहनी थी, लेकिन उनका रूप बिल्कुल साधारण किसान जैसा था। मैं आसानी से उन्हें खेत में काम करते, ज़मीन जोतते हुए कल्पना कर सकता था। फेलुदा ने उनसे बातचीत शुरू की। आसपास पूरी तरह शांति थी। बस दूर के ट्रांजिस्टर से हल्की सी संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर वह संगीत भी नहीं होता तो लगता कि हम सैकड़ों साल पहले के समय में यात्रा कर आए हैं। क्या मृगांका भट्टाचार्य इस घर में केवल एक ही बार आए हैं? फेलुदा ने पूछा। हाल ही में? हाँ, बस एक बार। आपका मतलब है कि वो पहले भी श्री मलिक से मिल चुके हैं? हाँ, कुछ बार। मुझे लगता है कि मलिक ने उनसे अपनी कुंडली बनवाने को कहा था। उन्होंने बनाई? मुझे नहीं पता। हाल ही में उन्होंने मिलने का निर्णय क्यों लिया? किसने बुलाया? मालिक ने, और डॉक्टर और मैं दोनों ने उन्हें कहा था कि यह मदद कर सकता है। आप नियमित रूप से श्री भट्टाचार्य से मिलते रहते हैं, है ना? हाँ सर। क्या आप उनकी शक्तियों में विश्वास करते हैं? भोलनाथ बाबू ने सिर झुकाया। मैं क्या कहूँ सर, मेरी एक बेटी थी।
लक्ष्मी नाम था उसका, देवी जैसी सुंदर और शालीनता वाली। लेकिन जब वह केवल 11 साल की थी उसे हैजा हो गया और उसकी मौत हो गई। मैं बिल्कुल टूट गया। फिर श्री भट्टाचार्य मेरे पास आए और बोले, क्या आप सुनना चाहते हैं कि वो अब कैसी है? भोलनाथ बाबू रुक गए और अपनी धोती के एक कोने से अपनी आंखें पोंछी। फिर थोड़ी मेहनत करके उन्होंने खुद को संभाला और आगे बोले। फिर उन्होंने उससे बात की। वो आई और कहा कि वो जहाँ है वहाँ बहुत खुश है और शांति में है, इसीलिए मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब, उन्होंने सच में ये शब्द नहीं कहे, लेकिन ये शब्द कागज़ पर लिखे थे। मैं उस दिन से मैं फिर उनकी आवाज़ रुक गई। फेलुदा ने उन्हें और परेशान नहीं किया। उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा, क्या आप वहाँ मौजूद थे जब श्री भट्टाचार्य ने मृत दुर्लभ सिंह से संपर्क किया? हाँ, लेकिन मैं कमरे में नहीं था। मालिक नहीं चाहते थे कि उनकी माँ को पता चले, इसलिए उन्होंने मुझे दरवाजे पर खड़ा होकर उनकी निगरानी करने को कहा। कमरे में थे श्री भट्टाचार्य, उनका भतीजा नित्यानंद और मालिक। क्या आपने कुछ सुना? बहुत थोड़ा सर। पहले 10 मिनट वे पूरी तरह चुप रहे। फिर दूर से एक सिकाल यानी सियार की आवाज़ आई। मुझे याद है कि उसी क्षण मालिक की आवाज़ भी आई। उन्होंने कहा, क्या तुम वहाँ हो? कोई आया है? लेकिन उसके बाद मैंने और कुछ नहीं सुना। जब ये सब खत्म हुआ तो मैंने श्री भट्टाचार्य को उनके घर छोड़ दिया। फेलुदा ने अपना नींबू पानी खत्म किया और 4 मीनार जलाई। दुर्लभ सिंह मलिक के लोगों ने आपका घर जला दिया था, आपको याद है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद भोलानाथ बाबू ने 2 शब्द कहे, मुझे याद है। क्या आप बदला लेना नहीं चाहते? क्या आपने कभी पुराने गिले शिकवे निपटाने के बारे में नहीं सोचा? मैंने पहले भी फेलुदा को ऐसे सीधे सवाल पूछते सुना था। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि इस तरह के सवालों पर किसी की प्रतिक्रिया पर बहुत कुछ निर्भर करता है। भोलानाथ बाबू चुपचाप सिर हिलाए। फिर उन्होंने कहा, कभी नहीं। मालिक भले ही पिछले कुछ वर्षों में बदल गए हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि कोई और भी अधिक दयालु या उदार है। फेलुदा ने उनसे और कोई सवाल नहीं किया। क्या अब मैं जा सकता हूँ सर? भोलानाथ बाबू ने कुछ सेकंड के बाद पूछा। अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं फिर से श्री भट्टाचार्य के घर जाना चाहूँगा। ओह नहीं, ज़रूर जाए। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। भोलनाथ बाबू चले गए। जीवनलाल बेचैन होने लगे। क्या हुआ जीवन बाबू? फेलुदा ने पूछा। कुछ नहीं, बस मैं जानना चाहता था कि क्या आपने कोई प्रगति की है। वह स्पष्ट रूप से अपने लिए चिंतित था। भोलानाथ बाबू मुझे बहुत अच्छे लगे, फेलुदा ने कहा। यह जीवनलाल को और परेशान करता दिखा। आपका मतलब है कि मैं, उसने शुरू किया। नहीं नहीं, मुझे भोलानाथ बाबू पसंद आए, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको नापसंद करता हूँ। देखिए, सच कहूँ तो मैं अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा हूँ। मुझे कुछ चीज़ों पर संदेह है, लेकिन ये इतने पर्याप्त नहीं है कि किसी केस की शुरुआत कर सकूँ, खासकर जब मुझे ये दिखाई नहीं देता कि ये मुख्य समस्या से कैसे जुड़ती है। मुझे तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कुछ घटित न हो, कुछ ऐसा जो। उसे बीच में काट दिया गया। कौन है वहाँ? जीवन, क्या तुम हो? जीवनलाल की दादी ने फिर से चिल्लाया। हम उसे केवल इसलिए सुन पाए क्योंकि वहाँ इतनी शांति थी। फेलुदा तुरंत उठे और बगीचे के पीछे भागने लगे। हमने उनका पीछा किया। लालमोहन बाबू पानी को देख रहे थे और धीरे धीरे गुनगुनाते रहे। वह भी रुके और हमारे साथ जुड़ गए। हमने देखा कि फेलुदा कंपाउंड की दीवार में एक टूटे हुए हिस्से के पास खड़े हैं। दीवार का एक हिस्सा गिर चुका था। वो अपने टॉर्च से उस हिस्से पर रोशनी डाल रहे थे। क्या आपने किसी को देखा? जीवनलाल ने पूछा। हाँ, लेकिन इतनी करीब नहीं कि पहचान सकूं। वह उस दरार से बाहर निकल गया। अगले 30 मिनट हम मैदान में तलाश करते रहे। हजारों मच्छर हमारे साथ थे और उतने ही झिंगूर लगातार आवाज़ करते रहे। अंत में जो हमने देखा वो बेहद रहस्यमय था। सबसे दूर आखिरी पेड़ के नीचे ज़मीन में एक बड़ा गड्ढा था। ये स्पष्ट रूप से हाल ही में खोदा गया था। जीवनलाल, जो हमारे जितना ही हैरान दिख रहा था, कोई समझ नहीं दे सका। छुपा हुआ खजाना? लालमोहन बाबू ने घोषणा की। किसी ने अभी इसे निकाल दिया। लेकिन जीवनलाल ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, हमारे परिवार में किसी ने भी कभी खजाना छुपाया नहीं। अगर होता तो मुझे पता चलता। मेरा मतलब, कहानियाँ और अफवाहें होती।
फेलुदा की टिप्पणी उतनी ही रहस्यमय लगी। जीवन बाबू, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं किसी घटना के होने का इंतज़ार कर रहा हूँ? मुझे लगता है अब वह घटना हो गई है। इसके बाद हम घर लौट आए। रात के खाने के बाद लालमोहन बाबू और मैं जल्दी सोना चाहते थे। कुछ पौधों में कांटे थे जिससे लालमोहन बाबू को कट और चोटें आई थी। डिटॉल लगाकर उन्होंने कहा कि अब वह सोने के लिए तैयार है। मैं भी तैयार था। फेलुदा ही एकमात्र थे जो बिल्कुल थके हुए नहीं दिख रहे थे। उन्होंने अपना नोटबुक निकाला, ओडोमोस अपने हाथ और पैर और चेहरे पर लगाया और तकिए के सहारे बिस्तर पर लेट गए। तुलसी बाबू एक पान की प्लेट लेकर अंदर आए। लालमोहन बाबू जम्हाई लेने लगे, लेकिन रुक गए जब फेलुदा ने हमारे मेज़बान की ओर देखा और उनसे सवाल पूछा। बताइए तुलसी बाबू, फेलुदा ने कहा, अगर आप किसी अच्छे और ईमानदार आदमी को दूसरों को धोखा देने का तरीका बता दे और वो आदमी सच में उससे अमल में ले आए, तो क्या आप उसे अब भी अच्छा और ईमानदार कहेंगे? तुलसी बाबू घबरा गए। अरे भगवान, मिस्टर मितेर, मैं पहेली और उलझी बातों में बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं तो अगर आदमी सच में अच्छा है तो वह इतना नीचे क्यों गिरेगा? और अगर वह ऐसा करे भी नहीं, तब मैं उसे अच्छा नहीं कहूँगा। अच्छा, ये जानकर खुशी हुई कि इस मामले में आपकी और मेरी राय एक जैसी है। मैं इतना थका हुआ था कि ये सोचने की हालत में नहीं था कि फेलुदा ऐसी रहस्यमयी बातें क्यों कर रहे हैं। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। दिमाग सवालों से भरा हुआ था। श्यामलाल मलिक के पैरों पर कीचड़ क्यों था? वो गुमनाम चिट्ठी और वो फंदा किसने भेजा? शाम को उनकी माँ ने बगीचे में किसे देखा था? वो गड्ढा किसने खोदा और उसमें क्या था? श्यामलाल हमें वो कागज़ क्यों नहीं दिखाना चाहते थे जिस पर आत्मा के लिखने की बात कही जा रही थी? पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। जब आँख खुली तब भी अंधेरा था। तभी समझ आया कि मैं एक चीख से जागा हूँ। शायद वो लालमोहन बाबू की थी, क्योंकि वो मच्छरदानी हटाकर बिस्तर पर बैठ गए थे। क्या हुआ? मैंने पूछा। एक सपना, भयानक सपना। हे भगवान, बहुत डरावना था। जानते हो मैंने क्या देखा? मेरा स्वागत समारोह हो रहा था और मेरे अपने दादा वहाँ थे। वे मेरे गले में माला डाल रहे थे। बोले, देखो कैसी रोमांचक माला दी है मैंने देखा तो फूल नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे इंसानी सिर थे जिनसे खून टपक रहा था। सोच सकते हो? अरे लालमोहन बाबू, फेलुदा ने कहा, इतनी प्यारी सुबह में जब बस भोर हो रही है, आपको ऐसा डरावना सपना क्यों आया? तभी मुझे झटका सा लगा। फेलुदा तो पहले से ही उठ चुके थे। मैं उन्हें उस दरवाजे से अंदर आते देख रहा था जो छत की ओर खुलता था। साफ था कि वे योग करके लौटते थे। अब मैं क्या करूं फेलू बाबू? स्वागत समारोह, मरे हुए पूर्वजों से बातचीत, पुराना काली मंदिर, सब बातें दिमाग में गड़बड़ हो गई। अब दोबारा सोने का कोई मतलब नहीं था। मैं चुपचाप उठकर छत पर चला गया। तुलसी बाबू शायद अभी सो रहे थे। चांद अब भी चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी फीकी पड़ गई थी। कुछ तारे अब भी टिमटिमा रहे थे, मगर ज़्यादा देर नहीं टिकने वाले थे। पूरब का आसमान हल्का गुलाबी होने लगा था। आज सुबह मैंने तय किया था कि टूथब्रश की जगह नीम की दातुन इस्तेमाल करूँगा। फेलुदा ने कहा था कि ये ज़्यादा सेहतमंद है। मैंने रात को रखी दातुन उठाई और मुंह में डालने ही वाला था कि तभी सामने के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मिस्टर मितेर, जल्दी आइए प्लीज़ साहब, मिस्टर मितेर। हम सब सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आए। वो भोलानाथ बाबू थे। हमें देखते ही हांफते हुए बोले, कल रात हम पर चोरों ने हमला कर दिया। उन्होंने मुझे बांध दिया और मालिक को बांधकर मुंह बंद कर दिया। वे दो थे। बड़ी संदूक में जो कुछ था सारे पैसे सब ले गए। बस जीवन बाबू किसी तरह बच गए। उन्होंने आकर मुझे खोला और कहा कि आपको बुलाऊं। कृपया साहब, आपको तुरंत चलना होगा। श्यामलाल मलिक को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन 2 घंटे तक हाथ पैर बंधे रहने से वो अंदर से बुरी तरह हिल गए थे। वो अपने कमरे में गद्दे पर बैठे थे। काली नज़रों से सामने देखते रहे। अगर उन्हें मुझे ऐसे बांधना ही था तो उन्होंने मुझे मार क्यों नहीं डाला? मैंने उन्हें बुदबुदाते हुए सुना। मुझे लगा शायद उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि उनका सारा पैसा लूट लिया गया है। फेलुदा ने श्यामलाल के कमरे की बहुत अच्छी तरह तलाशी ली। सिर्फ बड़ी संदूक खोली गई थी, बाकी सब कुछ जो का त्यों था। संदूक की चाबी हमेशा उनके तकिए के नीचे रखी रहती थी। भोलानाथ बाबू जो पहली मंजिल पर ही सोते थे, नींद में ही पकड़े गए थे, इसलिए वो कोई विरोध नहीं कर पाए।
बेरर पूरी घटना के दौरान सोता ही रहा। उसके कमरे के पास कोई नहीं गया। एक पहरेदार उस समय बाहर था और दूसरे को लोहे की भारी छड़ से सिर पर मारा गया था, जिससे वह कई घंटों तक बेहोश रहा। जीवनलाल की दादी घर के पीछे वाले हिस्से में रहती थी। सौभाग्य से उन्हें इस घटना की कोई खबर नहीं लगी। हमने लगभग 15 मिनट भोलानाथ बाबू और नौकरों से बात की, लेकिन जीवनलाल कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या वो पुलिस को बुलाने गए हैं? फेलुदा ने पूछा। मुझे नहीं पता साहब, भोलानाथ बाबू हकलाते हुए बोले। उन्होंने मुझे आपके घर भेजा था और मैं उन्हें बाहर जाते देख रहा था, लेकिन उसके बाद उन्हें नहीं देखा। बिना कुछ कहे फेलुदा सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। लालमोहन बाबू और मैं उनके पीछे पीछे थे। हम नीचे उतरे, आंगन पार किया और पीछे के दरवाजे से बगीचे में पहुंचे। सूरज अभी अभी निकला था और हल्की धुंध छाई हुई थी। घास और पत्तों पर सुबह की ओस जमी थी। कौवे, मैना और कुछ ऐसे पक्षी जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया, अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में लग चुके थे। हम बगीचे में थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक रुक गए। कटहल के पेड़ के नीचे एक आदमी का शरीर पड़ा था। मैंने उसकी नीली शर्ट, सफ़ेद पायजामा और चप्पलें पहचान ली। वो जीवनलाल मल्लिक था। फेलुदा तेज़ी से आगे बढ़े और नीचे झुककर देखा। हे भगवान, उन्होंने डर के साथ कहा और एक कदम पीछे हट गए। फेलू बाबू, लालमोहन बाबू ने शरीर से कुछ दूर पड़ी एक चीज़ की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे पता है, मैंने देख लिया है, फेलुदा बोले। कृपया इसे छुए मत। ये वही चीज़ है जिससे जीवनलाल की हत्या की गई है। वह एक चौकोर कपड़ा था जिसके एक कोने में पत्थर बंधा हुआ था। भोलानाथ बाबू भी हमारे पीछे आ गए थे और समझ गए कि क्या हो चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो चीख पड़े और ऐसा लगा मानो बेहोशी हो जाएंगे। फेलुदा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खुद को संभालिए, ये हिम्मत हारने का समय नहीं है। आपको तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। अगर चाहे तो लालमोहन बाबू आपके साथ चलेंगे। कोई भी न तो लाश को छुए न ही हथियार को। ये घटना अभी अभी हुई लगती है। हो सकता है कातिल अब भी आसपास ही हो। तुरंत जाइए, लेकिन ध्यान रहे मालिक को अभी इस हत्या की खबर नहीं लगनी चाहिए। फेलुदा कंपाउंड की दीवार की ओर दौड़े और वहां बने एक सुराख के पास रुक गए। फिर हम दोनों उसी रास्ते से बाहर निकल गए और अपने सामने उस बांसों के झुरमुट को पाया जिसे होकर हम पहली रात यहाँ आए थे। गज के भीतर यहाँ कोई भी घर नहीं था। हम बांसों के झुरमुट में घुसे। एक कोने में छुपी हुई वो बनावट क्या थी? ओह, ये शायद वही पुराना काली मंदिर था जिसका जिक्र तुलसी बाबू ने किया था। मंदिर के पास एक आदमी खड़ा था और हमें देख रहा था। इतनी सुबह सुबह आप लोग क्यों उठ गए? उसने आगे बढ़ते हुए पूछा। वो तारक कविराज था, आयुर्वेदिक डॉक्टर। क्या आपको कुछ पता नहीं चला? फेलुदा ने पूछा। क्या सुना? बूढ़े मल्लिक साहब? क्या? नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। मल्लिक साहब ठीक है, लेकिन कल रात उनके घर चोरी हो गई और उनके बेटे की हत्या हो गई है। लेकिन बूढ़े साहब को अभी यह बात नहीं पता, इसलिए कृपया उन्हें कुछ मत बताइए। ये सुनकर तारक कविराज जल्दी जल्दी वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद हमने लौटने का फैसला किया। अपराधी साफ तौर पर भाग चुका था। हम फिर से बगीचे में लौट आए। अब जो मैंने देखा, या यूँ कहे जो नहीं देखा, उसे देखकर मुझे झपकी सी आ गई। क्या यह सच हो सकता है? कटहल के पेड़ के नीचे ज़मीन खाली थी। जीवनलाल की लाश गायब थी और वह कपड़े का टुकड़ा भी नहीं था। लालमोहन बाबू कुछ दूरी पर खड़े थे और साफ तौर पर काँप रहे थे। के लिए उन्हें जोर लगाना पड़ रहा था। भोलानाथ बाबू और मैं घर वापस गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अकेले पुलिस थाने जाएंगे। मैं उन्हें जाने दिया और फिर आपको ढूंढने इस तरफ आया, लेकिन तभी मैंने देखा कि लाश गायब हो चुकी है। हाँ, फेलुदा फिर से दौड़े, लेकिन इस बार दूसरी दिशा में। हम उस जगह पहुंचे जहां हमने पहले ज़मीन में गड्ढा देखा था। अब हमें समझ आया कि बगीचे के पीछे एक और बड़ा तालाब है और दीवार में वहाँ और भी बड़ा सुराख है। निस्संदेह लाश को उसी रास्ते से घसीटकर बाहर निकाला गया और तालाब में फेंक दिया गया था। मैंने ध्यान दिया कि जिस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा गया था वो आम का पेड़ था। हम वापस उसी रास्ते से लौटे और पीछे की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर पहुँचे। जीवन, जीवन, हमने उसकी दादी को आवाज़ देते सुना। वो अब कहाँ चला गया? क्या मैंने अभी उसे नहीं देखा था? हमने देखा कि सफ़ेद साड़ी पहने वो बुजुर्ग महिला अपने कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा और धंसा हुआ था। बाल बहुत छोटे कटे हुए थे और आंखों पर मोटे शीशों का चश्मा था। मेरी नज़र में वह कम से कम 80 साल की होगी। फेलुदा उनसे बात करने आगे बढ़े।
जीवनलाल को बाहर जाना पड़ा है। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? शायद मैं ला दूँ। तुम कौन हो? मैं उनका दोस्त हूँ, मेरा नाम प्रदोष है। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, है ना? नहीं, मैं शहर से सिर्फ 2 दिन पहले आया हूँ। कलकत्ता से? हाँ। क्या मैं आपके लिए कुछ ला दूँ? आप जीवनलाल को किस काम से बुला रही थी? बूढ़ी महिला अचानक उलझन में पड़ गई। उन्होंने सिर उठाया, इधर उधर देखा और कुछ बेबस सी होकर बोली, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उसे क्यों बुलाना चाहती थी। अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। हम उन्हें खुद से बड़बड़ाते हुए छोड़कर श्यामलाल के कमरे की ओर चले गए। डॉक्टर उनके पास था और नाड़ी देख रहा था। जीवन कहाँ चला गया? श्यामलाल ने पूछा। उसकी आवाज़ भी अपनी माँ की तरह बेबस थी। डॉक्टर ने साफ तौर पर हत्या की बात छिपाए रखी थी। क्या आप नहीं चाहते थे कि वो कलकत्ता लौट जाए? फेलुदा ने पूछा। कलकत्ता लौट जाए? मतलब वो बिना बताए चला गया? कैसे गया? पालकी में? नहीं, कोई भी पालकी में बैठकर कलकत्ता तक नहीं जा सकता। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? श्यामलाल को बुरा लगा। मैं अकेला नहीं हूँ मलिक साहब, फेलुदा ने जवाब दिया। पूरा गांव आपका मजाक बनाता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी मौजूदा जीवन शैली किसी के लिए भी ठीक नहीं है, खासकर आपके लिए? बंदूक वाले पहरेदार का होना पुराने और भोते भाले वाले पहरेदार से कहीं ज़्यादा असरदार होता। बताइए, क्या ये झटका उतना ही बड़ा नहीं है जितना वो बिजली का झटका जो आपको सालों पहले लगा था? बीते समय को वापस लाने की कोशिश से कुछ हासिल नहीं होता मलिक साहब। जो समय गुजर चुका है वह लौट कर नहीं आ सकता। ये नामुमकिन है। मुझे लगा श्यामलाल मलिक गुस्से में आकर फेलुदा को तुरंत बाहर निकाल देंगे, लेकिन मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और सामने की दीवार को घूरते रहे। हे भगवान, ज़रा मेरा चेहरा तो देखो, लालमोहन बाबू ने दाढ़ी बनाने वाले शीशे में झांकते हुए कहा। हम सबके चेहरे एक जैसे ही दिख रहे हैं। हम सब मच्छरों के काटने के निशानों से भरे हुए हैं। मुझे तुम्हें पहले ही सावधान कर देना चाहिए था, तुलसी बाबू बोले। यहाँ मच्छर बहुत बड़ी मुसीबत है। सच कहूँ तो गोसाईपुर की यही एकमात्र परेशानी है। नहीं, लालमोहन बाबू ने कहा, पूरे गांव की बात नहीं है। असली दिक्कत तो मल्लिकों के उस बाग की है। वही मच्छर सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं और वही सबसे ज़्यादा खुकार है। दोपहर के खाने के बाद हम अपने कमरे में लौट आए। पुलिस आ चुकी थी और जांच शुरू हो चुकी थी। फेलुदा फिर से चुप हो गए थे। शायद जीवनलाल की हत्या इतनी अचानक हुई थी कि उनकी सारी गणनाएं बिगड़ गई थी। अगर जीवनलाल की हत्या चोरों ने की थी तो पुलिस उन्हें पकड़ने की कहीं बेहतर स्थिति में थी। ऐसे में फेलुदा अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। जांच का जिम्मा संभालने वाला इंस्पेक्टर सुधाकर प्रमाणिक पहले ही फेलुदा से बात कर चुका था। उसने फेलुदा का नाम तो सुना था, लेकिन उसके मन में उनके लिए कोई खास इज्जत नहीं दिखी। लाश के गायब हो जाने की बात पर वह खास तौर से नाराज़ था। तुम शौकिया जासूसों को कभी नियम कायदे और तरीकों पर भरोसा ही नहीं होता, है ना? वो झुंझला कर बोला। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को जानता हूँ। पहले भी निजी जासूसों के साथ काम कर चुका हूँ। अगर लाश वही छोड़नी थी तो किसी को पहरा देने के लिए क्यों नहीं छोड़ा? अब हमें पीछे वाले तालाब की खुदाई करनी पड़ेगी। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो यहाँ के बाकी सारे तालाबों और झीलों को भी खंगालना होगा। और ऐसी जगह 11 है। ये सब आपकी गलती है मिस्टर मितिर। आपको लाश को अकेला छोड़कर यूँ भागना नहीं चाहिए था। फेलुदा ने चुपचाप सब सुना, अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर बाद उन्होंने जो कहा उससे इंस्पेक्टर और भी चिढ़ गया। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? फेलुदा ने पूछा। इंस्पेक्टर प्रमाणिक उन्हें घूरता रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, मैंने सुना था कि आप अपना काम गंभीरता से लेते हैं। अब साफ हो गया है कि ऐसा नहीं है। मुझे आपसे ये पूछना ज़रूरी था, फेलुदा ने समझाया, क्योंकि अगर आप हत्यारे को नहीं पकड़ पाए तो मुझे मिस्टर भट्टाचार्य की मदद लेनी पड़ेगी। शायद वे जीवनलाल मलिक की आत्मा से संपर्क कर सके। मरे हुए आदमी की आत्मा सच्चाई ज़रूर बता पाएगी। तो क्या आप हार मान रहे हैं मिस्टर मितिर? क्या आप जांच छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं अपनी जांच आगे नहीं बढ़ा सकता, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मिस्टर भट्टाचार्य मेरी मदद करे तो मैं अपराधी को सज़ा दिला सकता हूँ। इसमें मुझे पूरा यकीन है। क्या आप मरे हुए आदमी और जिंदा आदमी में फ़र्क कर सकते हैं? मिस्टर प्रामाणिक, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, खास तौर पर तब जब मेरी पुलिस में भर्ती होने की कोई इच्छा नहीं है।
अगर मैं भूत प्रेत और आत्माओं की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरे तरीके आपसे बिल्कुल अलग है। ओह, तो क्या आपको भोलानाथ पर जरा भी शक नहीं है? मेरी बस एक ही शंका है। नहीं, डर है, फेलुदा ने कहा, कि आप सिर्फ उसके पारिवारिक इतिहास के आधार पर और ये सोचकर कि उसके पास वजह थी, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। अगर आपने ऐसा किया इंस्पेक्टर, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इंस्पेक्टर हंसा और खड़ा हो गया। चिढ़ते हुए उसने जीभ से क्लिक की आवाज़ निकाली। पता है आपकी समस्या क्या है? उसने कहा। जहाँ कोई उलझन नहीं है वहाँ आप जटिलताएं खोजते हैं। ये एक बहुत ही सीधा मामला है। ज़रा सोचिए कि ये साफ नहीं है कि जिसने संदूक खोला उससे पता था कि चाबी कहाँ रखी जाती है। अगर कोई आम चोर होता तो वह संदूक तोड़ देता। भोलानाथ पैसे लेकर भाग रहा था, तभी जीवनलाल ने उसे पकड़ लिया। भोलानाथ ने शायद उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मजबूरी में उसने ऐसा कर दिया। फिर वो आपके पास भागा ताकि शक उस पर न जाए। वो कहता है कि उसे भी बांध दिया गया था और जीवनलाल ने आकर उसे खोला, लेकिन क्या वह इसे साबित कर सकता है? हमें कैसे पता कि वह सरासर झूठ नहीं बोल रहा? ठीक है, फेलुदा बोले, लेकिन इतना सारा पैसा गया कहाँ? भोलानाथ ने उसका क्या किया? हमें उसे ढूंढना होगा मिस्टर मित्तिर, इंस्पेक्टर ने कहा। जैसे ही लाश मिलेगी हम भोलानाथ को गिरफ्तार कर लेंगे। वह बोलेगा, हाँ हाँ, सब कुछ बताएगा, इसमें कोई शक नहीं। मुझे भोलानाथ बाबू को अपराधी मानना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इंस्पेक्टर की बातों में तर्क था। जो बात मेरी समझ से बाहर थी वो ये थी कि फेलुदा उसे इतनी आसानी से क्यों नज़रअंदाज कर रहे थे। जैसे ही इंस्पेक्टर सीढ़ियाँ उतरने लगा, फेलुदा ने उसे पुकारा। आज रात मिस्टर भट्टाचार्य के घर जीवनलाल की आत्मा बोलेगी। अगर आप आए तो शायद कुछ नया सीखेंगे। तुलसी बाबू ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति लग रहे थे जिन्हें जीवनलाल की आत्मा से ज़्यादा अगले दिन होने वाले स्वागत समारोह की चिंता थी। अगर तब तक हत्यारा नहीं पकड़ा गया तो समारोह रद्द करना पड़ेगा। जाहिर है कोई भी गाने और भाषणों के मूड में नहीं होगा। लालमोहन बाबू ने ये बात मान ली थी और कहते सुने गए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। आखिर मैं हत्या की कहानियाँ ही तो बेचता हूँ। यह असली हत्या है और असली रहस्य है। अगर स्वागत समारोह नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये कहने के बावजूद वे समारोह का ख्याल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। मैंने कई बार उन्हें अपने भाषण की पंक्तियाँ बुदबुदाते और फिर अचानक चुप होते देखा। क्या आप मिस्टर भट्टाचार्य से कह सकते हैं कि हम आज शाम उनसे मिलने आएंगे? फेलुदा ने तुलसी बाबू से कहा। और ये भी बता दीजिए कि हम उनके दूसरे ग्राहकों की तरह लाइन में इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले मिलना होगा। इस बार तुलसी बाबू समझ गए कि फेलुदा वाकई मिस्टर भट्टाचार्य से सलाह लेने को गंभीर है। वे काफ़ी हैरान दिखे। मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ, फेलुदा ने कहा। अब मैं मिस्टर भट्टाचार्य की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे फिर से फेलुदा की वह बात याद आई, खुले दिमाग से सोचने की। दुनिया में रोज़ ऐसी न जाने कितनी घटनाएं होती है जिन्हें वैज्ञानिक समझा नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि सब धोखा ही हो। कुछ समय पहले ही मैंने ऊरी गेलर नाम के एक आदमी के बारे में पढ़ा था जो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से स्टील के चम्मच और कांटे मोड़ देता था। मशहूर वैज्ञानिकों ने उसे देखा था, फिर भी कोई नहीं जान पाया कि उसने ये कैसे किया। शायद मृगांक भट्टाचार्य भी उसी तरह का आदमी हो। तुलसी बाबू ने घड़ी देखी। अब 5:30 बज रहे हैं, उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि हमें साथ चलकर उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, फेलुदा ने उठते हुए कहा। तुम दोनों क्यों न टहलने चले जाओ? मुझे ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। लालमोहन बाबू ने कहा ही था कि गोसाईपुर की अक्टूबर की शामें बहुत सुहावनी होती है और मैं भी टांगे फैलाना चाहता था। इसलिए जैसे ही फेलुदा और तुलसी बाबू मिस्टर भट्टाचार्य से बात करने निकल गए, हम दोनों टहलने निकल पड़े। 2 दिन पहले ये गांव बिल्कुल अलग सा लग रहा था। आज घर से निकलते ही मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मैं उस गायब लाश के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। हो सकता था कि हम जिन झाड़ियों और पौधों के पास से गुजर रहे थे उनमें से किसी के पीछे वो पड़ी हो। नहीं नहीं, मुझे इस बारे में सोचना बंद करना चाहिए, मैंने खुद से सख्ती से कहा। हम बांसों के झुरमुट तक पहुँचे और उसमें मुड़ गए। यहाँ काफ़ी अंधेरा था
और जिस डर को मैं दबाने की कोशिश कर रहा था वो और बढ़ने लगा। तभी मुझे मूक कलाकार बेनी माधव हमारी ओर आते दिखाई दिए। किसी तीसरे आदमी को देखकर मुझे थोड़ा संभलने में मदद मिली। अरे कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने खुशदिली से पूछा। मैं तो आपके घर ही जा रहा था। मैंने बताया नहीं था क्या कि शुक्रवार को आकर आपको अपनी कला दिखाऊंगा? मुझे पता है, लालमोहन बाबू बोले, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद हम में से किसी का भी किसी तरह का प्रदर्शन देखने का मन नहीं है। कौन जानता था कि इतनी भयानक बात हो जाएगी। हम सब बहुत परेशान हैं। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग तुरंत कलकत्ता तो नहीं लौट रहे? नहीं, हम अभी 3 दिन और यहीं रहेंगे। अच्छा, तो अब कहाँ जा रहे हैं? कहीं खास नहीं। क्या देखने लायक कोई जगह है? आप ही तो बता सकते हैं। क्या आपने बैट काली मंदिर देखा? वो 17वीं सदी में बना था। उसमें बहुत चमगादड़ रहते हैं, लेकिन बाहर की दीवारों पर अब भी कुछ नक्काशी बची हुई है। मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूँ। मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने मंदिर आज सुबह ही देख लिया था। उस समय दीवारों की नक्काशी देखने का मौका ही नहीं मिला था। हम 3 मिनट में वहाँ पहुँच गए। फिर से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। दिन में यहाँ आना कहीं बेहतर होता। मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें छत को जकड़ चुकी थी, जिससे वह टूट फूट गई थी। यही बलि दी जाती थी साहब। बेनी माधव ने बरगद के तने के पास एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। बलि? लालमोहन बाबू ने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ साहब, इंसानों की बलि। अपने गोसाईपुर के मशहूर डाकू नेड़ो डाकेत के बारे में नहीं सुना? वो काली की पूजा करता था और यही बलि दिया करता था। क्यों? उस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। क्या आप अंदर चलना चाहेंगे? आपके पास टॉर्च है? अंदर? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपने खुद कहा था कि वहाँ चमगादड़ भरे हैं, और वैसे भी हम टॉर्च नहीं लाए हैं। अरे नहीं, चमगादड़ तो अब अपनी शाम की सैर पर निकल गए होंगे। हे। अगर उन्हें देखना हो तो आपको फिर आना पड़ेगा। नहीं, हम उन्हें देखने का कोई शौक़ नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, देखिए मैंने माचिस जलाई है। क्या मैं बीड़ी पी लूँ? हाँ ज़रूर, जितनी चाहे उतनी पीजिए। बेनी माधव ने बीड़ी सुलगाई और फिर माचिस को टूटे हुए दरवाजे के पास ले गया। उसकी टिमटिमाती रोशनी में जो मैंने देखा उससे मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा। लालमोहन बाबू ने भी वही देख लिया था। जी, वह हकलाने लगे। वो जीवनलाल की लाश थी, इसमें कोई शक नहीं था। उसकी नीली कमीज़ और सफ़ेद पजामा मंदिर के अंदर एक खंबे के पीछे से दिखाई दे रहे थे। मुझे उसकी बाह भी दिखाई दी। सुबह उसने घड़ी पहनी हुई थी, अब वह घड़ी गायब थी। अरे, किसी ने अपने कपड़े यहाँ छोड़ दिए हैं। बेनी माधव चिल्लाया और कपड़े उठाने के लिए आगे बढ़ने लगा, शायद उन्हें उनके मालिक को लौटाने के इरादे से। नहीं, लालमोहन बाबू ने उसे ज़ोर से पीछे खींच लिया। वो लाश है। हमें पुलिस को बताना चाहिए। ये सुनते ही मूक कलाकार बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने अपनी कला का कमाल दिखाया। एक ही पल में उसके चेहरे का भाव हैरानी से डर में बदल गया। फिर वह बिना एक शब्द बोले उल्टा घूमकर भाग गया। हमने भी वहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा और तेज़ी से घर लौट आए। फेलुदा पहले ही वापस आ चुके थे। उन्होंने मेरी ओर एक नज़र डाली और बोले, तुम इतने पीले क्यों लग रहे हो? जल्दी तैयार हो जाओ, 15 मिनट में हमें फिर भट्टाचार्य के घर पहुंचना है। मैंने देखा कि फेलुदा को देखकर लालमोहन बाबू पूरी तरह संभल गए थे। फेलू बाबू, उन्होंने शांत स्वर में कहा, हमने एक बहुत अहम खोज की है। जीवनलाल की लाश उस पुराने काली मंदिर के अंदर पड़ी है। क्या आप पुलिस को बताएंगे या उन्हें यूं ही ढूंढते रहने देंगे? लालमोहन बाबू को इंस्पेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वे पुलिस की मदद करने के मूड में नहीं थी। क्या तुम लोग मंदिर के अंदर गए थे? फेलुदा ने पूछा। नहीं, न ही हमने लाश को छुआ, लेकिन जो हमने देखा उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मैं अभी इंस्पेक्टर से मिला था। वो शायद भट्टाचार्य के घर आ रहा होगा, वही उसे बता देंगे। 10 मिनट में हम निकल पड़े। तुलसी बाबू बोले कि उन्हें श्री चक्रधर से मिलना होगा, ताकि उन्हें पहले से बता सके कि अगले दिन होने वाला कार्यक्रम रद्द भी हो सकता है। तुम लोग आगे चलो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं, उन्होंने कहा। भट्टाचार्य के घर जाते हुए फेलुदा ने हमें बताया कि भट्टाचार्य जीवनलाल की आत्मा से संपर्क करने के लिए कितने उत्सुक थे। उन्होंने पहले यही करने की पेशकश की थी, भले ही उनके 3 और ग्राहक बाहर इंतजार करते रहे। उस शाम उनके कमरे में दीवान की जगह एक मेज़ रखी थी।
उसके चारों ओर 5 कुर्सियां थी। मेज पर एक तेल का दिया रखा था। भट्टाचार्य एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके दाहिनी ओर एक लिखने का पैड और पेंसिल रखी थी। मेज के पीछे 2 छोटे स्टूल और एक बेंच थी। नित्यानंद बेंच पर बैठा था। हमने 3 कुर्सियां ले ली। चौथी कुर्सी तुलसी बाबू के लिए खाली रही। क्या हमें तुलसी चरण का इंतज़ार करना चाहिए? भट्टाचार्य ने पूछा। 5 मिनट दे देते हैं, फेलुदा बोले। ठीक है, मुझे पता था तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। श्री भट्टाचार्य की भारी आवाज़ गूंजी। मैंने उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार तुम्हें देखा था। मुझे पता चल गया था कि तुम इस विज्ञान की खास शाखा का मजाक नहीं उड़ाओगे, क्योंकि ये सच में विज्ञान ही है। सिर्फ अज्ञानी लोग, जो ये नहीं जानते कि सच तक पहुंचने के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, मेरे तरीकों पर हंसते हैं। सच्चा वैज्ञानिक जैसे तुम हो खुला दिमाग रखता है, वह उपहास नहीं करता। इतनी देर से विज्ञान और सच की बातें सुनकर मैं थोड़ा उबने लगा था। वह शुरू क्यों नहीं करता? तुम सब जीवनलाल से मिल चुके हो और उसकी मौत अभी अभी हुई है, वह आगे बोला। इन दोनों कारणों से मुझे लगता है कि आज की बैठक सफल रहेगी। उसकी आत्मा को अभी इस दुनिया से पूरी तरह अलग होने और दूसरे लोक में जाने का समय नहीं मिला है। वह अभी हमारे आसपास ही है, हमारी पुकार का इंतज़ार कर रही है। वह हमारे बुलावे को ठुकरा नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि हम बस आवाज़ देंगे और वह हमारे सामने होगी। आत्मा अमर होती है और उसे न सिर्फ भूत और वर्तमान बल्कि भविष्य का भी ज्ञान होता है। वो मेरे ज़रिए बोलेगी और इस कागज़ पर सच लिख देगी, ठीक वैसे ही जैसे हम। फेलुदा ने उनकी बात बीच में रोक दी। मुझे तो लगा मेरा गला सूख रहा है और शायद लालमोहन बाबू की हालत भी वैसी ही थी। भट्टाचार्य की आवाज़ में एक अजीब सी सम्मोहक शक्ति थी जो डर और सम्मान दोनों पैदा कर रही थी। जो कुछ आप लिखेंगे उसे सब देखना चाहेंगे, फेलुदा ने कहा, लेकिन मेरे अलावा बाकी सब आपके सामने बैठे हैं। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके लिखे हुए शब्द ज़ोर से पढ़ दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आत्मा से क्या पूछना चाहते हैं? 3 बातें। घर में चोरी किसने की, जीवनलाल की हत्या किसने की और उसकी हत्या कब हुई। ठीक है, तुम्हें बहुत जल्द इनके जवाब मिल जाएंगे, श्री भट्टाचार्य ने कहा। 5 मिनट बीत गए लेकिन तुलसी बाबू का कहीं पता नहीं चला। तब श्री भट्टाचार्य ने काम शुरू करने का फैसला किया। कृपया अपने हाथ हथेलियाँ नीचे की ओर मेज़ पर रखें। आपकी छोटी उंगलियां पास बैठे व्यक्ति की उंगलियों से छूनी चाहिए। हमने वैसा ही किया। तभी थप थप की आवाज़ आने लगी। ये लालमोहन बाबू की कांपती उंगलियों की वजह से था। लग रहा था जैसे वह तबला बजा रहे हो। मैंने देखा कि वह दांत बींचकर अपने हाथों को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे थे। श्री भट्टाचार्य की आंखें बंद थी लेकिन उनके होंठ हिल रहे थे। वह संस्कृत का एक श्लोक पढ़ रहे थे। 1 मिनट बाद वह चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ कांपने लगी। उसकी रोशनी के चारों ओर 3 कीड़े मंडरा रहे थे। हमारी परछाइयाँ बड़ी और कांपती हुई दीवारों पर पड़ रही थी, लगभग छत तक पहुँच रही थी। मैंने तिरछी नज़र से फेलुदा को देखा। उसका जबड़ा कसा हुआ था और वह बिना किसी भाव के लगातार श्री भट्टाचार्य को देख रहा था। खुद श्री भट्टाचार्य मूर्ति की तरह स्थिर बैठे थे। उन्होंने पेंसिल उठा ली थी जो अब कोरे कागज़ के ऊपर रुकी हुई थी। फिर उनके होंठ कांपने लगे। माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। लालमोहन बाबू की उंगलियां फिर से अनजाने में तबला बजाने लगी। इसकी वजह साफ थी, कमरे का माहौल बेहद डरावना हो चुका था। मेरा दिल उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था जितनी तेज़ी से लालमोहन बाबू की उंगलियां काँप रही थी। जीवनलाल, 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 श्री भट्टाचार्य ने बहुत धीमी आवाज़ में पुकारा। उनके होंठ मुश्किल से हिले। क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम आ गए हो? इस बार हमारी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही क्योंकि सवाल हमारे पीछे से एक आवाज़ में बोले गए। ये नित्यानंद था। अब मुझे समझ आया कि उसकी भूमिका क्या थी। वह अपने चाचा की ओर से बोल रहा था। शायद ऐसे समय पर श्री भट्टाचार्य के लिए बोल पाना संभव नहीं था। हाँ, फेलुदा ने कहा। उसी पल श्री भट्टाचार्य ने कागज़ पर लिख दिया। उनकी आंखें अब भी बंद थी।
मैं उनके हाथों को ध्यान से देख रहा था। तुम कहाँ हो? नित्यानंद ने पूछा। यही, बहुत पास, श्री भट्टाचार्य ने लिखा। फेलुदा ने शब्द जोर से पढ़े। हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम जवाब दे सकते हो? हाँ। तुम्हारे पिता की संदूक से पैसे किसने चुराए? मैंने। क्या तुमने अपने कातिल को देखा? हाँ। क्या तुम उसे पहचानते हो? हाँ। वो कौन था? मेरा पिता। लेकिन हमें यह जानने का मौका नहीं मिला कि हत्या कब हुई थी, क्योंकि फेलुदा अचानक खड़ा हो गया और बोला, बस इतना काफ़ी है। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, टोपशे, बाहर गलियारे से वह लालटेन ले आओ, मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं काफ़ी चौंक गया, लेकिन उठकर लालटेन ले आया। फेलुदा ने वह कागज़ उठा लिया जिस पर श्री भट्टाचार्य ने कुछ शब्द लिखे थे। उसने उन शब्दों पर नज़र दौड़ाई और बोला, श्री भट्टाचार्य, आपकी आत्मा भले ही धरती छोड़ चुकी हो, लेकिन उसने अभी सच बोलना नहीं सीखा है। उसके जवाबों में गड़बड़ है। श्री भट्टाचार्य ने फेलुदा को ऐसी नज़र से देखा मानो उसे राख में बदल देना चाहते हो, लेकिन फेलुदा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। मसलन वो आगे बोला, उससे पूछा गया कि संदूक किसने खोला और पैसे किसने निकाले। जवाब आया, मैंने, यानी जीवनलाल ने। लेकिन वह संदूक तो खाली था श्री भट्टाचार्य, उसमें कोई पैसा था ही नहीं। जादू की तरह श्री भट्टाचार्य के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह असमंजस आ गया। फेलुदा ने कहा, मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि वह संदूक जीवनलाल मलिक ने नहीं बल्कि प्रदोष चंद्र मितेर ने खोला था। जीवनलाल ने मेरी मदद की थी। उसने आधी रात को मेरे लिए मुख्य दरवाज़ा खोला और बताया कि चाबी कहाँ रखी है। उसने अपने पिता और भोलानाथ बाबू को बांधने में मेरी मदद की थी। खैर, उस संदूक में हमें पैसे नहीं मिले, बल्कि ये मिला। ये कहते हुए फेलुदा ने जेब से एक और कागज़ निकाला। बूढ़े मलिक साहब ने मुझे इसे दिखाने से मना कर दिया था, लेकिन मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे मृगांक भट्टाचार्य की नीयत पर गहरा शक था। जैसे ही मैं उनसे मिला, मुझे शक हो गया। उन्होंने यह दिखावा किया कि किसी अलौकिक शक्ति से उन्होंने मेरा नाम और पेशा जान लिया है। सच्चाई ये है कि तुलसी बाबू ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ तुलसी बाबू? मुझे झटका सा लगा। तुलसी बाबू कब आ गए? मुझे पता ही नहीं चला था। वो बहुत शर्मिंदा दिख रहे थे और हकलाते हुए बोले, हाँ, मुझे डर है। दरअसल मैं चाहता था कि आप पर अच्छा असर पड़े, इसलिए मैं। फेलुदा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं आपको दोष नहीं देता तुलसी बाबू, आप वो होने का ढोंग नहीं करते जो आप नहीं हैं, लेकिन ये आदमी करता है। खैर, जब मुझे समझ आ गया कि श्री भट्टाचार्य सिर्फ मुझे प्रभावित करने के लिए नाटक कर रहे हैं, तो मैंने तय कर लिया कि वो कागज़ हासिल करूं, जिसे श्यामलाल मलिक किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। श्यामलाल के बारे में भी मेरे मन में कुछ शक थे, जिनका जवाब मुझे इस कागज़ से मिल सकता था। अब श्री भट्टाचार्य बुरी तरह पसीना बहा रहे थे। फेलुदा ने कागज़ को लालटेन की रोशनी के पास लाकर कहा, दुर्लभ सिंह की कथित आत्मा से कुछ सवाल पूछे गए थे, सवाल बोले गए थे, और यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे क्या थे। लिखे हुए जवाब साफ इशारा करते हैं। अब मैं आप सबको वे सवाल और उनके जवाब पढ़कर सुनाता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलत हो जाए तो उम्मीद है कि श्री भट्टाचार्य मुझे सुधारेंगे। श्री भट्टाचार्य इतनी तेज सांस ले रहे थे कि दीपक की लौ जोर से कांपने लगी। फेलुदा ने पढ़ना शुरू किया। पहला सवाल था, मेरा दुश्मन कौन है? जवाब, वो तुम्हारे घर में है। क्या वह मुझे मारना चाहता है? नहीं। तो वो क्या चाहता है? पैसा। मैं अपने पैसे उससे कैसे बचाऊं? उसे संदूक में मत रखो। तो कहाँ रखो? ज़मीन में गाड़ दो। कहाँ? अपने बाग में। बाग में कहाँ? आखिरी छोर पर, दीवार की दरार के पास, आम के आखिरी पेड़ के नीचे।
फेलुदा ने कागज़ वापस अपनी जेब में रख लिया। उसके पैरों में लगी मिट्टी और चेहरे पर मच्छरों के काटने के निशान देखकर मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि श्यामलाल मलिक कुछ समय बगीचे में रहा था। अब मुझे इसकी वजह भी समझ में आ गई। उसने बस वही किया जो श्री भट्टाचार्य ने उसे बताया था। बस फ़र्क इतना था कि वह समझ बैठा कि ये बातें उसके मरे हुए पिता ने कही है। श्री भट्टाचार्य को श्यामलाल के पास मौजूद पैसे के बारे में पता था और वह काफ़ी समय से उन्हें चुराने की योजना बना रहा था। लेकिन जब तक बूढ़ा और भरोसेमंद भोलानाथ अपने मालिक के साथ था, ये नामुमकिन था। पहले उसने श्यामलाल के मन में भोलानाथ के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ये चाल कामयाब नहीं हुई। फिर अचानक श्री भट्टाचार्य को एक नया मौका मिल गया। श्यामलाल ने खुद उसे अपने घर बुलाया और आत्मा से संपर्क करने को कहा। श्री भट्टाचार्य ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। एक तीर से दो निशाने साधे। उसने श्यामलाल को ये यकीन दिला दिया कि उसी के घर में कोई उसका दुश्मन है और साथ ही पैसे को संदूक से निकलवा कर ऐसी जगह रखवा दिया जहां वह खुद आसानी से पहुंच सके। श्यामलाल को पैसे बगीचे में गाड़ने पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ें सुरक्षित रखने का पुराना तरीका था जिसे वह पूरी तरह सही मानता था और श्री भट्टाचार्य ये अच्छी तरह जानता था। इसलिए श्यामलाल ने सारा पैसा एक अलग डिब्बे में रखा और आखिरी आम के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कल अचानक एक आवाज़ हुई और फेलुदा रुक गया। नित्यानंद अचानक उठकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सका। मजबूत बाहों की एक जोड़ी ने उसे पकड़ लिया और वापस कमरे में धकेल दिया। फिर उनका मालिक खुद अंदर आया, इंस्पेक्टर प्रमाणिक। हमें डिब्बा मिल गया है श्रीमितेर, उसने कहा। सब कुछ सुरक्षित है। उसने उसे पुराने संदूक में कुछ कपड़ों के नीचे छिपा रखा था। सिपाही, एक सिपाही आगे आया और मेज़ पर एक काफ़ी बड़ा स्टील का डिब्बा रख दिया। अरे, इसका ढक्कन तो टूटा हुआ है, फेलुदा बोला। फिर उसने ढक्कन उठाया। डिब्बा 100 रुपए की गड्डियों से भरा हुआ था। मैंने ज़िंदगी में कभी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था। लेकिन हत्या का क्या? श्री भट्टाचार्य घबरा कर चिल्लाया। मैंने जीवनलाल को नहीं मारा। नहीं, ये मुझे पता है, फेलुदा ने तीखे स्वर में कहा। उसे मैंने मारा। हत्या भी मेरी ही योजना थी, लेकिन असल में मैंने जो मारा और नष्ट किया है श्री भट्टाचार्य, वह है आपकी लालच, आपकी चालबाजी और आपका धोखा। ठगी का आपका धंधा अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इस गांव का हर आदमी जल्द ही जान जाएगा कि आपने आज क्या किया है। बताइए, क्या आपने कभी किसी जिंदा आदमी की आत्मा से बात होते सुनी है? अंदर आइए जीवन बाबू। सबकी सामूहिक हाफ निकल गई। जीवनलाल सामने के दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ। श्री भट्टाचार्य के मुंह से एक तेज चीख निकली और वो उछलकर खड़ा हो गया। सिपाही ने तुरंत उसे हथकड़ी पहना दी। इंस्पेक्टर प्रामाणिक को बस एक ही शिकायत थी, आपने हमसे 2 झीलें क्यों खुदवाई श्रीमितेर? हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा मत कहिए, फेलुदा बोला। ये दिखावा करना ज़रूरी था कि जीवनलाल सचमुच मर चुका है और हम उसकी लाश ढूंढ रहे हैं, वरना हम भट्टाचार्य को इतनी पूरी तरह बेनकाब कैसे कर पाते? बाद में पता चला कि फेलुदा ने ये सारी योजना एक एक बात सोचकर बनाई थी। जब मैं और फेलुदा लाश छोड़कर आए थे और भोलानाथ तथा लालमोहन बाबू घर लौट गए थे, तब जीवनलाल उठकर घर के एक पुराने स्टोर रूम में छिप गया था। उसकी दादी ने उसे देख लिया था, लेकिन फेलुदा ने तुरंत बात संभाल ली। शाम को जीवनलाल चुपचाप निकलकर श्री भट्टाचार्य के घर की ओर गया, ताकि झाड़ियों में छिपकर सही समय पर बाहर आ सके। लेकिन बदकिस्मती से हम उसी समय बांसों की झुरमुट से गुजर रहे थे। मजबूरी में उसे पुराने काली मंदिर में घुसकर फिर से मरी हुई लाश बनने का नाटक करना पड़ा। उस रात खाने के बाद तुलसी बाबू फेलुदा के पास आए और थोड़े उदास स्वर में बोले, क्या आप मुझसे नाराज़ है श्रीमितेर? नाराज़? बिल्कुल नहीं, बल्कि सच कहूँ तो तुलसी बाबू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर आपने उस आदमी को मेरा नाम न बताया होता तो वह मेरे नाम के अक्षरों पर पहेली बनाने की हिम्मत ही नहीं करता, और मुझे कभी ये शक नहीं होता कि उसकी शक्तियाँ सच है या नहीं। आपने मेरी बहुत मदद की है। कुछ ही मिनटों बाद जीवनलाल मलिक आ गए। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मेरे पिता फिर से मुझसे बात कर रहे हैं, उन्होंने खुशी से कहा।
क्या कहा उन्होंने? आज शाम जब मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने इतने प्यार से बात की जैसा उन्होंने बरसों से नहीं किया था। उन्होंने हमारे कारोबार के बारे में भी पूछा और सचमुच उसमें दिलचस्पी दिखाई। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। लालमोहन बाबू मछली के सिर से निपटने में व्यस्त थे। अब उन्होंने चबाना ख़त्म किया और बोले, तो ओह कल। उन्होंने संकोच से तुलसी बाबू की ओर देखते हुए पूछा। ओह हाँ बिल्कुल होगा, सब कुछ तैयार है। बहुत अच्छा, मेरा भाषण भी तैयार है। फेलू बाबू ज़रा उस पर नज़र डाल देंगे क्या? कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फेलुदा सीरीज़ की सभी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।